वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉपर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ कंटेक्स्ट दैट अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग। तो एज यूजुअल सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताती चलूँ कि दिस नोट्स आर टेकन फ्रॉम द बुक जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग SLA और ये बुक कैम्ब्रिज की तरफ से है और इस बुक का चैप्टर नंबर 5 है सोशल कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो चैप्टर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं यानी कि सोशल कंटेक्स्ट ऑफ SLA। इसमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होएगा कि जब हम SLA की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन से सोशल कंटेक्स्ट और सोशल फैक्टर्स जो है ना हमारी सेकेंड लैंग्वेज पे अफेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के जो शुरू वाले कुछ सब टॉपिक्स हैं दे आर डिस्कस्ड इन द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। ये जो वीडियो है इसकी पार्ट 1 में वो कुछ सब टॉपिक्स डिस्कस हुए हुए हैं और अभी हम ये जो वीडियो देख रहे हैं आप जो वीडियो देख रहे हैं दैट्स अ पार्ट 2 और यहाँ पे जो है ना यहाँ से आगे वही जो वीडियो 1 थी उससे आगे कंटिन्यू होएगा। ओके, सो लेवल्स ऑफ कंटेक्स्ट दैट अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग। तो जब हम सोसाइटी और लैंग्वेज एक्विजिशन के दरमियान में रिलेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो है ना कुछ ऐसे सोसाइटी के अंदर फैक्टर्स आते हैं जो कि लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जिनका लैंग्वेज लर्निंग पे असर होता है। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, कुछ फैक्टर्स हैं माइक्रो सोशल और कुछ फैक्टर्स हैं मैक्रो सोशल। माइक्रो सोशल और मैक्रो सोशल के नाम से ही हमें पता लगता है कि कभी हम माइक्रो उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि माइनर लेवल पे होती हैं और मैक्रो उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि ब्रॉड लेवल पे होती हैं। ठीक है, तो माइक्रो सोशल फैक्टर्स में ऐसे फैक्टर्स आएंगे कि विच हैव पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट इमीडिएटली सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जिस सिचुएशन में हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम लैंग्वेज को बोल रहे हैं उसके इमीडिएट सराउंडिंग का जो है ना लैंग्वेज पे क्या इफेक्ट है, दैट्स द माइक्रो सोशल फैक्टर्स। एंड मैक्रो सोशल फैक्टर में ये चीज़ होती है कि इट रिलेट्स SLA टू ब्रॉडर कल्चरल पॉलिटिकल एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स। ये जो है SLA को ब्रॉडर चीज़ों से रिलेट कराती है। ब्रॉडर चीज़ें जब हम सोसाइटी के अंदर की बात करते हैं तो ब्रॉडर चीज़ें कौन सी होंगी, कल्चरल पॉलिटिकल और एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सोशल एंड द मैक्रो सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैंग्वेज लर्निंग। द नेक्स्ट थिंग इज माइक्रो सोशल फैक्टर्स। डिफरेंस का मैंने बता दिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइक्रो सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और दो चीज़ों पे आज हमारा फोकस होगा। द फर्स्ट थिंग इज़ L2 वेरिएशन एंड द सेकंड थिंग इज़ इनपुट एंड इंटरैक्शन। तो पहली चीज़ L2 वेरिएशन। L2 वेरिएशन से मुराद है कि सेकंड लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन का आना या फिर चेंजेस का आना। सो वेरिएशन इन लर्नर लैंग्वेज। L2 इज़ हाईली वेरिएबल। L2 इज़ हाईली वेरिएबल से मुराद है कि L2 जो है दैट्स वेरिएबल जो कि चेंज होती रहती है। L2 ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज है वो वेरिएबल है, वो चेंज होती रहती है। इट अंडरगोज चेंजेस और इसका रीज़न क्या है कि चेंजेस दैट अकर इन व्हाट लर्नर्स नो एंड कैन प्रोड्यूस विद प्रोग्रेस टू हायर लेवल। जब हम सेकंड लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो शुरू में हम लोअर लेवल्स पे होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज की लर्निंग के, और जैसे जैसे हम उस लैंग्वेज को सीखते जाते हैं टाइम के साथ साथ हम हायर लेवल्स की तरफ जाते हैं। तो होता ये है कि जब हम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव करते हैं तो फिर दो चीज़ों में चेंजिंग आती है। एक चेंजिंग इस चीज़ में आती है कि व्हाट वी नो, ठीक है, हमारी नॉलेज में चेंजिंग आती है, और दूसरी चेंजिंग आती है व्हाट वी कैन प्रोड्यूस, यानी कि हम बोलते किस तरह। हमारी नॉलेज में चेंजिंग और हमारे बोलने में चेंजिंग, इन दोनों चेंजेस ने लैंग्वेज को वेरिएबल बना दिया है। कौन सी लैंग्वेज को, सेकेंड लैंग्वेज को। वेरिएशन इन एवरी स्टेज ऑलमोस्ट, यानी कि जब हम सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं उनके स्टेजेस पे हम होते हैं तो वेरिएशन जो है ऑलमोस्ट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे वेरिएशन होती है, हर स्टेज पे लैंग्वेज चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज पे मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, सेकंड में जाके मैं स्पेनिश सीखने लग पड़ी। नो, द लैंग्वेज रिमेन्स द सेम, लेकिन लैंग्वेज के अंदर जो है ना चेंजेस आती हैं। व्हेन वी कंसीडर वेरिएबल फीचर्स, व्हाट वाज कंसीडर्ड अनसिमेट्रिक इरेगुलरिटी इज़ नाउ सीन टू फॉलो रेगुलर पैटर्न्स। इससे पहले ये होता था कि जब लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस आती थी, ठीक है, दो स्पीकर्स हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है या लैंग्वेज के अंदर जब वेरिएशंस आती थी तो इस चीज़ को जो है ना अनसिमेट्रिक लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर सिमेट्री नहीं है तो वो कहते थे कि लैंग्वेज जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, सो इट्स ये सही नहीं है। लेकिन अभी जो है ना वेरिएशन के कंसेप्ट के क्लियर होने के बाद ये बात हमें पता लगी है कि वेरिएशन का आना जो है ना इरेगुलरिटी नहीं है बल्कि इट इज़ अ रेगुलर पैटर्न। ये रेगुलर है और ये ठीक है कि हमारी लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस आ जाएं। मल्टीपल लिंग्विस्टिक फॉर्म्स आर ऑब्जर्व, ठीक है, जब वेरिएशंस आती हैं तो फिर मल्टीपल लिंग्विस्टिक फॉर्म्स आर ऑब्जर्व। लिंग्विस्टिक फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट तरह के मल्टीपल बहुत सारे लिंग्विस्टिक फॉर्म्स ऑब्जर्व किए गए हैं। डिफरेंट स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज
सेम स्पीकर्स एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि एक लैंग्वेज के डिफरेंट स्पीकर्स या फिर एक ही लैंग्वेज के सेम स्पीकर्स डिफरेंट टाइम में, मतलब इसके अंदर जो है ना चेंजेस आती रहती हैं एट एवरी लिंग्विस्टिक लेवल। और ये जो वेरिएशंस आती हैं वो तमाम लिंग्विस्टिक लेवल्स पे आती हैं। जब हम कहते हैं लिंग्विस्टिक लेवल्स, तो लिंग्विस्टिक लेवल से मुराद है वोकैबुलरी, फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, सिंटैक्स एंड डिस्कोर्स। इन सारे ही स्टेजेस पे वेरिएशन आती रहती हैं। दे इंक्लूड बोथ स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड ऑप्शंस। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल नेचुरल लैंग्वेज प्रोडक्शन, यानी कि वहाँ पर जो है ना स्टैंडर्ड वेरिएशंस भी आती हैं और नॉन स्टैंडर्ड वेरिएशंस भी आती हैं। और वेरिएशंस का आना जो है वो तमाम नेचुरल लैंग्वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक है, विच मीन्स देयर सारे लैंग्वेजेस में वेरिएशन आती है। इफ़ यू टेक सम एग्जाम्पल्स, आई एट डिनर, आई एट सपर, ये जो दो सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के ही सेंटेंसेस है, ठीक है, इनकी मीनिंग सेम है, आई एट डिनर, आई एट सपर, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आ गई है, यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी आ रही है, दैट्स द वेरिएबल वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी में यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, डिनर और सपर ये वोकैबुलरी की चेंजिंग है, तो ये जो है ना वोकैबुलरी वाली वेरिएशन हो गई। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में शी हैज़ सीव्ड और शी हैज़ सीव्न, तो यहाँ पे सीव्ड और सीव्न जो है यहाँ पे वेरिएशन आ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में से एक सेंटेंस गलत है, नो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकल, बट यहाँ पे जो डिफरेंस आ रही है, यहाँ पे जो वेरिएशन आ रही है, दैट्स यू नो द वेरिएबल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की डिफरेंस आ रही है। यहाँ पे हमने सीव के साथ जो मॉर्फीम लगाया है, एक में ईडी लगाया है, एक में एन लगाया है, तो मॉर्फीम्स में डिफरेंस है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मॉर्फोलॉजी। इसी तरह से अगले एग्जांपल में दिस इज दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ अ बिग बुक और दैट अ बिग बुक। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में इज़ को स्किप किया गया है, लेकिन फिर भी ये सही है क्योंकि नेटिव स्पीकर्स इस तरह से इस सेंटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है वेरिएबल सिंटैक्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है दैट्स डिफरेंट, तो ये जो है ना वेरिएबल सिंटैक्स की एग्जांपल हो गई। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाउ लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस किस तरह से आती हैं, ठीक है। वेरिएबल फीचर्स ऑफ स्पीकर डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट इन विच इट हैज़ बीन लर्न एंड यूज, यानी कि लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि उस कम्युनिकेशन का कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है, किस जगह पे किस सिचुएशन में लैंग्वेज प्रोड्यूस की जा रही है। तो वो जो सिचुएशन है, वो जो इन्वायरमेंट है, उसका लैंग्वेज के ऊपर इफेक्ट होता है और इस इफेक्ट की वजह से लैंग्वेज में आ जाती हैं क्या, वेरिएशंस। कंटेक्सचुअल डायमेंशंस, इसमें कुछ हम कंटेक्स्ट्स की बात करेंगे कि जिनमें जो है ना लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन आती है। पहला कंटेक्स्ट है लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट, नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। लैंग्वेज फॉर्म एंड फंक्शन आर एसोसिएटेड विद वेरिएबल एलिमेंट्स, लैंग्वेज का जो फॉर्म एंड फंक्शन है उसके अंदर जो है ना वेरिएबल एलिमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम कमिंग, यहाँ पर जो है ना सेंटेंस सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन द डिफरेंस इज़ द ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, ठीक है। आई एम कमिंग ज़्यादातर तब बोला जाता है जब बिफोर पॉज, ठीक है, इसके बाद पॉज लेना हो हमने, फुल स्टॉप हो, या फिर बैक कांस्टेंट से पहले आ रहा हो, या फिर और इसके अगला जो सेंटेंस है, अगली जो एग्जांपल है आई एम कमिंग, ये हम तब बोलते हैं जब ज़्यादातर के फ्रंट कांस्टेंट, ठीक है, फ्रंट कांस्टेंट से पहले हमने ये बोलना हो, या ये कि हमारी जो कनेक्टेड स्पीच होती है जब हम रैपिडली या फिर स्पीड से बोलते हैं तो तब भी ये जो साउंड है ING का ये स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना लिंग्विस्टिक कंटेक्ट्स में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहाँ पे हमने पॉज लेना है और कहाँ पे जो है ना फ्रंट कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो जैसे अगर आई एम कमिंग पे हमारा पैराग्राफ या हमारी बात ख़त्म हो रही है तो हम ये कहेंगे कि आई एम कमिंग, लेकिन अगर आई एम कमिंग के बाद आगे सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा हो जैसे कि आई एम कमिंग टू लेबॉर्ट्री, आई एम कमिंग टू लेबॉर्ट्री, यहाँ पे अगर हम कमिंग टू लेबॉर्ट्री करते हैं तो वहाँ पे जो है ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो हम कनेक्टेड स्पीच में क्या करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इस साउंड को कभी कभी स्किप कर जाते हैं, जैसे कि आई एम कमिंग टू लाइब्रेरी, आई एम कमिंग टू लेबॉर्ट्री, आई एम कमिंग टू लैब, आई एम कमिंग टू ऑफिस, आई एम कमिंग टू यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से ये साउंड स्किप हो जाती है। तो ये दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट। इसी तरह से रिंग और सॉन्ग जो है अगर वो वन सिलेबल हो तो वहाँ पे ING का साउंड होता है, और प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में बाज़ दफ़ा ये साउंड स्किप हो जाता है, जैसे कि आई एम वर्किंग। दिस वाज द लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट एंड द सेकंड इज साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में ये चीज़ होती है कि इट्स एसोसिएटेड विद अमाउंट ऑफ अटेंशन गिवन टू अ लैंग्वेज फॉर्म, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के फॉर्म को कितनी अटेंशन दी जाती है, अटेंशन के बेस पे लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस आती हैं। और इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने सुन लिए हैं तो आप लोगों को पता हो जाएगा इस बारे में कि ऑटोमेटिसिटी कैसे आ जाती है, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर हम ऑटोमेटिक कैसे हो जाते हैं।
तो शुरू में ये होता है कि जब हम लैंग्वेज को अभी लर्न करते हैं तो हम इतने ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये करना होता है कि हर एक चीज़ को अलग से अटेंशन दे के, हर एक पार्ट को समझ के अटेंशन के साथ जो है ना समझना होता है। लेकिन जब हम उस लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो हमारा जो माइंड है वो उन चीज़ों को जो है ना बगैर अटेंशन के भी स्किप करता है, या बगैर अटेंशन के भी उस लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस आती हैं। जैसे कि दैट इज़ अ बुक, और सेकंड है दैट अ बुक। यहाँ पे दैट इज़ अ बुक में जो इज़ है, इज़ जो यहाँ पे है दैट्स द कॉपुला, ठीक है। कॉपुला मीन्स जो सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस के पार्ट के साथ मिलाता है। तो ये जो कॉपुला है, जब हम अभी लैंग्वेज को सीखते हैं तो दैट इज़ अ बुक, यहाँ पे हम इस पे भी फोकस करते हैं, इसको भी अटेंशन देते हैं और इसको भी जो है ना लिखते हैं या बोलते हैं। लेकिन जब हम ऑटोमेटिक हो जाते हैं लैंग्वेज के अंदर, जिस तरह से इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, तो वो जो है ना इस इज़ को नॉर्मली या ज़्यादातर स्किप कर जाते हैं, दैट अ बुक, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दैट अ बुक जो है वो गलत सेंटेंस है। इट इज़ करेक्ट बिकॉज इट्स अ वेरिएशन एंड वेरिएशंस आर एक्सेप्टेबल इन ऑल द नेचुरल लैंग्वेजेस। माइक्रो सोशल कंटेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि सेटिंग या सिचुएशन एंड इंटरेक्शन विच रिलेट टू कम्युनिकेटिव इवेंट्स विद इन विच लैंग्वेज इज बीइंग प्रोड्यूस। यहाँ पर जो है ना हम इस चीज़ को देखते हैं कि सेटिंग या सिचुएशन क्या है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा सिचुएशन है जिसमें हम लैंग्वेज को बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। तो जो है ना ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से भी हमारी लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस आती हैं, जैसे कि लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, पार्टिसिपेंट सॉल्यूशन, पब्लिक या इंटीमेट। जैसे कि हम सपोज़ एक दफ़ा हम बात कर रहे हैं अपने टीचर से, ठीक है। हम टीचर से जब बात करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन फॉर्मल होती है, हम इनफॉर्मल टीचर के साथ बात नहीं करते। लेकिन जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, जब हम अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं तो हम इतने फॉर्मल नहीं होते, हम इनफॉर्मल बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम इनफॉर्मली बात करते हैं और जब हम फॉर्मली बात करते हैं तो वहाँ पर जो है लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन आती है, लैंग्वेज डिफरेंट होता है। एंड दैट डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द माइक्रो सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट था तो हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो गई, हमारी लैंग्वेज में भी वेरिएशन आ गई। लार्जर पॉलिटिकल सेटिंग, सोशल पोजीशन, रोल ऑफ यूज़र्स, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इन चीज़ों में भी वेरिएशंस आ सकती हैं, ठीक है। लार्जर पॉलिटिकल सेटिंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे वेरिएशन आती है, या फिर जब हम सोशल पोजीशन को देखते हैं अपने तो भी जो है ना वहाँ पे लैंग्वेज की वेरिएशन आती है। और इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी लैंग्वेज की वेरिएशन आ सकती है। कोई यूनिवर्सिटी है, उसका कोई डिपार्टमेंट है तो डेफिनेटली वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट होगी। और अगर वैसे कोई वर्कशॉप वगैरह है, वो वाला वर्कशॉप नहीं जिसमें ट्रेनिंग्स होते हैं, वो वाला वर्कशॉप जहाँ पे गाड़ियाँ ठीक करते हैं, वो होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली लैंग्वेज जो है वो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से डिफरेंट होगी, ठीक है। वेरिएशंस आर इंटरेस्टिंग फ्रॉम लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वेरिएशंस जो हैं वो लिंग्विस्ट्स के लिए और साइकोलॉजिस्ट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ डेवलपमेंटल कॉन्टिनम, ठीक है। क्योंकि वेरिएशन से ही हमें पता चलता है कि लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। सपोज़ कोई बच्चा है वो लैंग्वेज सीख रहा है, अगर उसकी लैंग्वेज के अंदर चेंजेस नहीं आएंगी, अगर उसकी लैंग्वेज में वेरिएशंस नहीं आएंगी तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो बच्चा लैंग्वेज को सीख रहा है कि नहीं। दैट्स वाई इट मेक्स द वेरिएशंस इंटरेस्टिंग। रिसर्च ऑन माइक्रो सोशल कंटेक्स्ट हैज़ बीन बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क ऑफ एकोमोडेशन थीरी, ठीक है। माइक्रो सोशल कंटेक्स्ट में जो रिसर्च होता है वो एकोमोडेशन थीरी पे बेस करता है। अब एकोमोडेशन थीरी जो है वो एक इंटरेस्टिंग थीरी है। आप लोगों ने खुद भी जो है ना अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को नोटिस किया होगा, लेकिन ये बात थीरी की शक्ल में हमें इस तरह से बताई गई है कि एकोमोडेशन थीरी कहती है कि speakers unconsciously change their pronunciation and grammatical complexity to sound more like whomever they are talking to. एकोमोडेशन थ्योरी हमें ये बताती है कि जो स्पीकर्स होते हैं उनका ग्रामर और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाती है इस बेस पे कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो फिर वो हम जो है ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम उसकी तरह बात करने लग जाते हैं, ठीक है। हम जिसके साथ ज़्यादा बात करते हैं उसकी तरह से हमारी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है और हमारी ग्रामर भी उसकी तरह की हो जाती है। तो ये बात जो है ना एकोमोडेशन थ्योरी हमें बताती है। और फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस विद डिफरेंट फ्रेंड्स, यानी कि जब हम अपने डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, हमारी स्पीकिंग, हमारी वोकेबलरी, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज वेरिएशन। वर्क प्लेस सेटिस्फैक्शन ऑल्सो इफेक्ट्स वेरिएशन, ठीक है। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं हमारा वर्क प्लेस जो है वहाँ की सेटिस्फैक्शन भी हमारी लैंग्वेज पे जो है ना इसका भी इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। और वुमेन जो है ना वो मोर वेरिएंट इमिग्रेंट, जो इमिग्रेंट वुमेन्स होती हैं, सपोज़ जो किसी और कंट्री से इंग्लैंड गई हुई हैं तो वो ज़्यादा वेरिएंट होती है, मतलब उनकी लैंग्वेज ज़्यादा वेरी करती है, ज़्यादा वेरिएबल होती है। जबकि मैन जो है
उनकी इतनी ज़्यादा वेरिएबल नहीं होती है, क्योंकि वो हाई लेवल जॉब्स पे होते हैं। जब वो हाई लेवल जॉब्स पे हैं तो वो हमेशा फॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उनकी जो है ना वर्क प्लेस सेटिस्फैक्शन है। और एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी, एडमसन एंड रेगन ने रिसर्च कंडक्ट की थी 1991 में, और इसने जो है ना स्टडी किया था ING साउंड जो है उसको, ING साउंड को स्टडी किया था किन में, एक तो नेटिव स्पीकर्स में और एक उन लोगों में जो बाहर से इंग्लैंड आए थे। बाहर से मतलब कहाँ से, कैम्बोडियन जो लोग थे और वियतनामीज़ जो लोग थे, कैम्बोडिया से और वियतनाम से जो लोग आए थे, उनकी जो है ना लैंग्वेज के अंदर ING साउंड को स्टडी किया था वाशिंगटन DC में। तो फिर ये बात पता लगी कि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मेन हैं, जो मेल हैं, वो ING साउंड को IN ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वॉकिंग को वॉकिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जबकि वुमेन जो होती हैं वो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस कॉन्शियसनेस, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं इस तरह बोलूँगी तो ये जो है ना मेरे स्टेटस के साथ सूट नहीं करेगा, तो दे आर वेरी स्टेटस कॉन्शियस, तो इसलिए वो जो है ना इतनी ज़्यादा उनकी लैंग्वेज में वेरिएशन नहीं होती है। नेटिव वुमेन के अंदर वेरिएशन नहीं होती है, लेकिन इमिग्रेंट्स में होती है। और फिर जब कैम्बोडियन और वियतनामीज़ की लैंग्वेज को स्टडी किया तो फिर पता लगा कि वियतनामीज़ प्रोड्यूस लेस इन मेल्स, यानी कि मेल जो हैं वो ज़्यादा इन, जो ING को IN प्रोड्यूस करते हैं वो मेल ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। मेल ज़्यादा कमिंग को कमिंग नहीं कहेंगे, बल्कि मेल जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन कम होगी। सो दे हाइपोथाइज, फिर उन लोगों ने ये रिसर्च जो कर रहे थे उन्होंने ये हाइपोथाइज किया, ये हाइपोथेसिस दी कि दैट दे आर अनकॉन्शियसली ट्राइंग टू साउंड मोर नेटिव। जो मर्द हैं वो जो है ना ज़्यादा नेटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, हो सकता है कॉन्शियसली भी करें, हमें क्या पता, लेकिन इन्होंने कहा कि अनकॉन्शियसली जो है ना वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा नेटिव दिखें या ज़्यादा नेटिव दिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो जो है ना IN साउंड को कम प्रोड्यूस करते हैं। हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन, तो एक बात आ जाती है फ्री वेरिएशन। फ्री वेरिएशन से मुराद ये है कि साउंड्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन मीनिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे कि थॉट और थाट, जब इंग्लिश के अंदर कुछ डायलेक्ट्स में कहा जाता है थॉट, कुछ डायलेक्ट्स में कहा जाता है थाट, तो यहाँ पे जो है ना मीनिंग भी सेम है, ठीक है, लेकिन द डिफरेंस जो है वो प्रोनाउंसिएशन की है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से वहाँ पे जो है ना कोई मीनिंग में चेंजिंग नहीं आ रही है, तो इसको कहा जाता है फ्री वेरिएशन। एलिस ने कहा कि फ्री वेरिएशन कंस्टिट्यूट्स एन एसेंशियल स्टेज इन एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एक्वायर करने में, उनको सीखने में जो है ना फ्री वेरिएशन जो है वो एक एसेंशियल स्टेज है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा। एंड देन द नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ L2 डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ वेरिएबिलिटी से मुराद है कि L2 के अंदर जब वेरिएबिलिटी आती है, जब चेंजेस आती हैं, तो वहाँ पे कितने स्टेजेस होते हैं और क्या स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज में क्या क्या चीज़ होती है, ये बात करेंगे अब हम। सबसे पहले स्टेज में होता है कि एक ही फॉर्म होता है, ठीक है, सिंगल फॉर्म इज़ यूज फॉर वेराइटी ऑफ फंक्शंस। लैंग्वेज के अंदर जो लर्नर है उसके पास सिंगल फॉर्म है, लेकिन उसको ज़्यादा जगहों पे ज़्यादा फंक्शंस में जो है ना यूज़ कर रहा है। लेकिन जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में ये होता है कि अदर फॉर्म्स आर एक्वायर्ड बट यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है, बाकी जो फॉर्म्स हैं वो भी एक्वायर होते हैं। बाकी पहले स्टेप में तो एक ही फॉर्म था, लेकिन बाकी जब दूसरे स्टेज में आते हैं तो वहाँ पे और भी फॉर्म्स आ जाते हैं, लेकिन लर्नर को ये सही तरह से नहीं पता होता कि कौन से फॉर्म को किस जगह यूज़ करना है, तो लर्नर क्या करता है कि उन फॉर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करता है, ठीक है, एक फॉर्म को किसी और जगह, दूसरे फॉर्म को किसी और जगह, इस तरह से जो है ना लैंग्वेज को या लैंग्वेज के फॉर्म को जो लर्नर है वो यूज़ करता है। थर्ड स्टेप में जब लर्नर आता है तो थर्ड स्टेज में ये होता है कि वेरिएंट फॉर्म्स बिगिन टू बी यूज्ड, ठीक है, फॉर्म्स लर्नर के अंदर ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको ये नॉलेज भी आती है कि कौन सा फॉर्म कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी बात बोलनी है, किस सिचुएशन को देख के कैसी बात करनी है। ये इल्म और ये एबिलिटी जो है वो लर्नर के अंदर आ जाती है थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में आके होता है कि नन टारगेट फॉर्म्स आर एलिमिनेटेड, ठीक है, ऐसे फॉर्म जो कि नन टारगेट है, जो कि हमारे यूज़ में नहीं आते हैं या फिर जो कि हमारे लिए सही नहीं है, उनकी एलिमिनेशन होती है, मतलब उनकी डिलीशन होती है, और इस डिलीशन और एलिमिनेशन की वजह से लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, यहाँ पे इसकी समरी है कि इसको अब जॉट डाउन करें, इस वीडियो को पॉज करके आगे अभी हम पढ़ते हैं अबाउट इनपुट एंड इंटरेक्शन। लैंग्वेज के अंदर इनपुट एंड इंटरेक्शन, इनपुट से मुराद है कि लैंग्वेज का इनपुट हमें किस तरह से मिल रहा है, ठीक है, जैसे लैंग्वेज के अंदर इनपुट जो है वो हमें सुनने से मिल सकता है या फिर रीडिंग से मिल सकता है, और इंटरेक्शन से मुराद है कि हम किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। इनपुट इज़ नेसेसरी फॉर L1 एंड L2, ठीक है, इनपुट जो है वो एक नेसेसरी चीज़ है, चाहे हम L1 की बात करें या L2 की बात करें, सभी लैंग्वेज के लिए इनपुट नेसेसरी है।
लेकिन इनपुट की जो इम्पोर्टेंस है वो किस नेचर की है, ये बात जो है ना डिफरेंस पैदा करती है कि L1 के लिए इनपुट कैसे लाजमी है और L2 के लिए इनपुट कैसे लाजमी है, इस बात में डिफरेंस है। और डिफरेंस जो है वो जो है ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंट व्यू है अबाउट इनपुट, कि इनपुट हमारे लिए किस तरह से लाजमी है, इस बारे में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यू है। वो इस तरह से कि जो बिहेवियरिस्ट लर्नर्स हैं वो कहते हैं कि इनपुट जो है वो नेसेसरी है, मतलब इनपुट जो है वो होना ही चाहिए। मॉनिटर मॉडल वाले कहते हैं कि ऐसा इनपुट नेसेसरी है जो कि कंप्रीहेंसिबल हो, जिसको हम समझ सकें। यूजी को जो फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि इनपुट तक हमारा एक्सपोजर है वो ही काफ़ी है, ठीक है। एक्सपोजर टू इनपुट फॉर मैकेनिज़्म, इनपुट तक एक्सपोजर जो है वो काफ़ी है। आईपी फ्रेमवर्क को जो फॉलो करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क को जो फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा इनपुट इंपॉर्टेंट है जो कि विच इज़ अटेंड, जिसको हम अटेंशन देते हैं। कनेक्शनिस्ट अप्रोच वाले कहते हैं कि इनपुट की क्वालिटी या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैटर करती है। बाकी कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि इनपुट के अंदर प्राइमरी डेटा होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि इसको जो ना इससे भी ज़्यादा रोल देते हैं कि इनपुट जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आके सोशल अप्रोच वाले जो हैं, यानी कि जो सोसाइटी वाले अप्रोच को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि नेचर एंड रोल ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, इनपुट के साथ साथ इंटरेक्शन का रोल और इंटरेक्शन किस नेचर का है ये भी जो है ना मैटर करती है। और जो इनपुट है वो तभी हमारे लिए हेल्पफुल होता है जब हम उसके साथ इंटरेक्शन में वो आ जाए। तो ये जो है ना सोशल अप्रोच वाले इस तरह की थिंकिंग रखते हैं। इंटरेक्शन इज़ एसेंशियल प्लस इनपुट के साथ साथ इंटरेक्शन भी लाजमी है। अगर हम इनपुट मिलेगा लेकिन हम उस लैंग्वेज में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, तो ये जो है ना चीज़ इतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी। जैसे कि अगर हम इंग्लिश सीखने की बात करें, इंग्लिश सीखने के लिए हमें इनपुट मिलता है, जैसे हम सुनते भी हैं इंग्लिश को और रीड भी करते हैं, लेकिन जब तक हम बोले ना, जब तक हम प्रैक्टिस ना करें, जब तक हम उसको कम्युनिकेट ना करें इंग्लिश में, तो तब तक हमारी लर्निंग नहीं होगी। ये जो है ना सोशल अप्रोच वाले कहते हैं। नेचर ऑफ इनपुट मॉडिफिकेशंस, अब लैंग्वेज के साथ साथ इनपुट के अंदर भी मॉडिफिकेशंस आती हैं। जो हमें इनपुट मिलता है उसके अंदर भी चेंजेस आती हैं। लैंग्वेज एड्रेस बाय L1 स्पीकर्स टू L2 लर्नर इज़ डिफरेंट। अगर कोई L1 स्पीकर है इंग्लिश का, सपोज़ इंग्लिश का एक नेटिव बंदा है, नेटिव स्पीकर है, वो अगर हमसे बात करे, क्योंकि हमारी इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, वो अगर हमसे बात करे तो वो जो हमसे बात करेगा वो कम्युनिकेशन या फिर वो लैंग्वेज डिफरेंट होगी। और वो जो अपने घर वालों से या अपने जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनसे जिस तरह बात करेगा वो लैंग्वेज डिफरेंट होगी, ठीक है। और फिर जो है ना ये कि इसको फॉरेन टॉक कहा जाता है, ठीक है। जब नेटिव स्पीकर्स नॉन नेटिव स्पीकर से जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, जिस तरह बात करते हैं, उसको फॉरेन टॉक कहा जाता है, क्योंकि वो बाहर वाले लोगों से, बाहर से मुराद है नॉन नेटिव लोगों से इस तरह बात करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज द फॉरेन टॉक। और फॉरेन टॉक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि सिंपल वोकेबलरी, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, वोकेबलरी सिंपल होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होंगे, लॉन्ग पॉजेस लिए जाएंगे ताकि उनको अच्छे से समझ आए, स्लो रेट ऑफ स्पीच, ठीक है, अपनी स्पीच की स्पीड को कम की जाएगी ताकि उनको अच्छे से समझ आए। केयरफुल आर्टिकुलेशन, जब आर्टिकुलेट करेंगे, जब बोलेंगे तो केयरफुली बोलेंगे, वॉल्यूम लाउड होगा, कीवर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और ग्रामर जो है उनकी सिंप्लीफाइड होगी। इसी तरह से टॉपिकलाइजेशन होगी। टॉपिकलाइजेशन से मुराद है कि पहले टॉपिक बताना, फिर उस चीज़ को डिस्कस करना ताकि उनके जहन में अच्छे से चीज़ बैठ जाए, अच्छे से उनको समझ आ जाए। फिर जो है ना सिंटैक्टिक रेगुलरिटी, अपनी लैंग्वेज के अंदर वो सिंटैक्टिक रेगुलरिटी पैदा करते हैं। और फिर जो फुल फॉर्म्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हम लेट मी को ज़्यादातर लेमी या नेटिव स्पीकर्स कहते हैं। तो जब नेटिव स्पीकर किसी और स्पीकर से बात करेगा जो नॉन नेटिव है, तो वो हो सकता है कि लेमी ना बोले बल्कि लेट मी बोले ताकि उसको समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो है प्रोनाउंस को कम यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस को कम यूज़ किया जाता है और फुल फॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये फॉरेन टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉरेन टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि जॉन क्लेफगन ने जो है ना रिकॉर्ड किया था, ठीक है, इस चीज़ को, कि एक नेटिव टीचर थी और वो टीचर जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन नेटिव हैं, ठीक है, इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश मतलब वो जो टीचर थे वो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर हैं और उसके बच्चे जो हैं, उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन नेटिव हैं। तो वो जो है ना अपनी जब स्टूडेंट से बात करती है तो उसने ये रिकॉर्ड किया था कि वो जो है ना अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। वो कैसे कि मॉमी लुक एट योर वर्क, यहाँ पर जो है ना डज शुरू में होना चाहिए था, ठीक है, डज मॉमी लुक एट योर वर्क, लेकिन टीचर ने यहाँ से डज को क्या किया, हटाया, क्योंकि वो बच्चों से बात कर रही थी तो उसने अपनी लैंग्वेज के लेवल को भी बच्चों वाला रखा। मॉमी लुक एट योर वर्क, वो इस तरह से पूछती हैं। आगे फिर एक एग्जाम्पल है कि यू हैव इंडियंस इन कोरिया, मतलब असल तो सेंटेंस ये होता है कि डू यू हैव इंडियंस इन कोरिया, लेकिन वो कहती हैं यू हैव इंडियंस इन कोरिया।
वुड यू गिव अस अ पेंसिल सही है, लेकिन फिर कहा जाता, वो कहती हैं कि वुड यू गिव अस पेंसिल, वुड यू गिव अस पेंसिल जो है यहाँ पे जो है ना अ को ओमिट किया है, ठीक है, उस टीचर ने अ को यहाँ से डिलीट किया है। और फिर उसने ये कहा कि ये टीचर की जो स्पीच थी दिस इज़ अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियसली ही उसने ये चीज़ें हटाई थी ताकि बच्चों को समझ आ जाए। एंड शी एडजस्टेड हर लैंग्वेज टू लिसनर्स प्रोफिशेंसी, उसने अपनी लैंग्वेज को इस तरह से एडजस्ट किया कि जो लिसनर्स हैं उनको समझ आ जाए, तो उनकी जो प्रोफिशेंसी के साथ मैच की उसने अपनी लैंग्वेज को, तो ये जो है ना रिकॉर्ड किया था इस स्टडी में, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है कि ये जो टीचर की लैंग्वेज चेंज हो गई अनकॉन्शियसली, दैट्स बिकॉज ऑफ हर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, क्योंकि उसके जहन में ये बात थी, उसके जहन को, उसके माइंड को ये बात पता थी कि जब बच्चों से बात करनी है तो कैसे करनी है, जब बड़ों से बात करनी है तो कैसे करनी है। तो इस कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की वजह से जो है ना उसकी टीचिंग के अंदर या उसकी कम्युनिकेशन के अंदर चेंजेस आ गई। और ये जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उसको उसके माइंड में है, इट्स बिकॉज ऑफ हर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस की वजह से ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उसमें आ गई है। और यूएस के अंदर एक सर्वे किया गया था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे, ताकि ये बात पता लगाई जा सके कि कौन से प्रोफेसर्स हैं कि जिनका लेक्चर जो है वो स्टूडेंट्स को जल्दी समझ आता है। इस बात को स्टडी किया गया था, तो फिर ये बात पता लगी कि ऐसे टीचर्स का लेक्चर उनको जल्दी से समझ आता है कि जिनका जो है ना L2 कंटेक्स्ट में एक्सपीरियंस है, यानी कि जिनको L2 का एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि जब किसी स्टूडेंट की लैंग्वेज L2 है तो उसको किस तरह बात समझाई जा सकती है, किस तरह से लेक्चर डिलीवर करें कि उसको अच्छे से समझ आए। ये बात जिन टीचर्स में थी उनका लेक्चर जो है ना स्टूडेंट्स को अच्छे से और जल्दी से समझ आ जाता था। और फिर एबल टू मेक मॉडिफिकेशंस वर अंडरस्टूड, यानी कि ऐसे टीचर्स जो कि अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपने लेक्चर के अंदर मॉडिफिकेशंस लाते थे, उनको जो है ना स्टूडेंट्स जल्दी समझते थे। और मॉडिफिकेशंस वो इस चीज़ को देख के जाहिर सी बातें लाते थे कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी क्या है। मॉडिफिकेशंस आर ऑल्सो अनकॉन्शियस, ठीक है, मॉडिफिकेशन जो है वो अनकॉन्शियस है। और ट्रांसलेशन विद सिंपलर वोकेबलरी, जब L2 को ट्रांसलेशन की जाती है विद सिंपलर वोकेबलरी तो उनको जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो हम वो जो इंग्लिश वाली चीज़ है, जो असल नेटिव वाली लैंग्वेज है, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं विद सिंपलर वोकेबलरी, या हम अपनी वोकेबलरी को सिंपली यूज़ करते हैं, तो वो उनको जल्दी से समझ आता है। अडैप्शंस इन L2 स्पीकर्स आर सिमिलर टू बेबी टॉक, यानी कि L2 स्पीकर्स की जो टॉक होती है उसको जो है ना बेबी टॉक के साथ उसमें सिमिलरिटी पाई। बेबी टॉक से मतलब जिस तरह से बच्चे बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये बात नोटिस करी होगी कि जब हम कोई और लैंग्वेज अभी सीखने लगते हैं ना, तो जब हम वो लैंग्वेज बोलें तो फिर बाकी लोग कहते हैं तुम बच्चों की तरह बोलती हो, या फिर तुम बच्चों की तरह बोलते हो। तो ये जो है ना इस वजह से होता है कि जब लर्नर अभी लैंग्वेज सीखता है तो उसके अंदर जो एडॉप्शंस आती हैं वो बेबीज़ की टॉक के साथ सिमिलर होती हैं, और इसको कहा जाता है बेबी टॉक। सम मॉडिफिकेशंस एट कंपेरिजन टू अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी कि यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस आती है लैंग्वेज के अंदर, कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे होते हैं कि जो कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए ऐड करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसी होती हैं कि जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए हेल्पफुल नहीं होती हैं। जैसे कि अगर टीचर है वो लेक्चर डिलीवर करे, ठीक है, वो हमेशा ही सिंप्लीफिकेशन करे, तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना उनकी लैंग्वेज या फिर उनकी लिसनिंग स्किल है वो ज़्यादा हाई नहीं होगी, ज़्यादा एडवांस लिसनिंग स्किल नहीं होगी। तो ये बाज़ दफ़ा हेल्पफुल हो भी सकते हैं और बाज़ दफ़ा या कुछ एस्पेक्ट्स में हेल्पफुल नहीं भी हो सकते इस तरह के मॉडिफिकेशंस। वी फाइंड बहुत सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फॉर L1 एंड L2 लर्नर्स इन नेचर ऑफ इनपुट के मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो L1 और L2 के अंदर जो है ना डिफरेंट है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। सम ऑरल मॉडिफिकेशंस में मेक लैंग्वेज ईजियर, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन से लैंग्वेज आसान बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जो लैंग्वेज को लर्न करते हैं वो जो है ना मॉडिफिकेशंस के ज़रिए लैंग्वेज को लर्न करें। कुछ इंटेलिजेंट और जो है ना जल्दी उनको समझ आने वाले लर्नर जैसे होते हैं कि जो बगैर मॉडिफिकेशन के, इनपुट के अंदर मॉडिफिकेशन के बगैर भी वो जो है ना लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस और देयर कॉम्पिटेंस। Modifications in written input which improve comprehension are similar to L2 and L1 students, but research on its effectiveness is limited. यानी कि written जो इनपुट हमें मिलता है, यानी कि जब हम रीड करते हैं उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि हमारी कॉम्प्रिहेंशन को, हमारी समझने की, हमारी सीखने की स्किल को जो है ना इम्प्रूव करती हैं, ये जो है ना L1 और L2 स्टूडेंट्स दोनों के लिए सेम है। लेकिन इस बात पे रिसर्च बहुत कम है कि कितना इफ़ेक्टिव है, मॉडिफिकेशंस कितना इफ़ेक्टिव है, इस बात पे रिसर्च कम है। लेकिन ये बात पता है कि मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करती हैं। मॉडिफिकेशन इन एकेडमिक टेस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते हुए मॉडिफिकेशंस हो,
बल्कि हमारे जो एकेडमिक टेक्स्ट है वहाँ पे भी मॉडिफिकेशन होती है। एकेडमिक टेक्स्ट से मुराद है वो किताबें जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो कि हमारी स्टडीज़ से रिलेटेड होती हैं, तो उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन होती है। वो किस तरह से होती है कि ऑर्गेनाइजेशन, मार्कर्स, हेडिंग्स, लिंकिंग डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि लर्नर्स को जल्दी समझ आ जाए। क्लियर टॉपिक स्टेटमेंट, जब टॉपिक लिखा जाता है तो टॉपिक को क्लियर लिखा जाता है ताकि टॉपिक को पहले समझें और फिर जो है ना लर्नर्स को अच्छे से समझ आए। इसीलिए जब भी मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ तो मैं जो है ना पहले टॉपिक स्टेटमेंट को क्लियर करती हूँ ताकि जल्दी समझ आए। अगर आप भी पढ़ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये करें कि सबसे पहले टॉपिक को समझें ताकि जब आपको टॉपिक समझ आ जाएगी तो उसको कंप्रीहेंड करना और उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हाईलाइटिंग की टर्म्स, इसी तरह किताबों के अंदर की टर्म्स को हाईलाइट किया जाता है, बोल्ड किया जाता है और सिनोनिम्स को यूज़ किया जाता है, पैराफ्रेजिंग की जाती है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए। बुलेटेड और नंबर बुलेट्स लगाए जाते हैं, नंबर लिस्ट लगाया जाता है, ठीक है, मेन पॉइंट्स का। इसी तरह से एलिब्रेशन ऑफ टॉपिक विच रिक्वायर कल्चरल या स्पेसिफिक बैकग्राउंड नॉलेज, ऐसे टॉपिक्स के बास टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो हमें तब तक समझ नहीं आते हैं जब तक हमें उनका जो है ना बैकग्राउंड या फिर उनकी हिस्ट्री पता ना लगे। तो लर्नर्स के लिए ये ईजीनेस पैदा की जाती है कि उससे पहले जो है ना उस चीज़ का बैकग्राउंड या फिर उस चीज़ की हिस्ट्री बताई जाती है ताकि उनको अच्छे समझ आ जाए। विजुअल एड्स यूज़ किए जाते हैं, ग्राफ्स वगैरह। इसी तरह जो है ना समेशंस एट रेगुलर इंटरवल्स, टाइम के बाद जो चीज़ें बताई गई हैं उनकी समरी बताई जाती है, क्योंकि समरी बताना या समरी पढ़ना जो है ना वो लर्निंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर क्वेश्चन किताब के आखिर में या फिर चैप्टर के आखिर में क्वेश्चंस डाले जाते हैं और इन क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि हमारी कंप्रीहेंशन को असेस किया जाए। क्वेश्चंस के ज़रिए टीचर को ये बात पता चलती है कि हम उस चीज़ को समझे हैं कि नहीं। तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि एकेडमिक टेक्स्ट पढ़ने वालों को यानी स्टूडेंट्स को समझने में और पढ़ने में आसानी पैदा हो। नेचर ऑफ इंटरेक्शनल मॉडिफिकेशंस, जब इंटरेक्शन करते हैं तो भी मॉडिफिकेशंस आती हैं। अब इंटरेक्शन के टाइम किस तरह की मॉडिफिकेशंस आती हैं? अलॉन्ग विद इनपुट सोशल इंटरेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है, इनपुट के साथ साथ सोशल इंटरेक्शन भी नेसेसरी है L1 के लिए। L2 रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस विदाउट इंटरेक्शन फॉर सम हाईली टैलेंटेड लर्नर्स। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ जो हाईली टैलेंटेड लर्नर्स होते हैं उनके लिए हो सकता है कि वो इंटरेक्शन के बगैर ही जो है ना उनके माइंड में जो कॉम्पिटेंस है उसी से जो है ना लैंग्वेज को लर्न करें, लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा यही हो, कुछ टैलेंटेड लर्नर्स में ये होता है। और एग्जांपल ये दी है कि सपोज़ कि यूएसए जो है ना वो चाइना की एक डेलीगेशन आ गई है, ठीक है, यूएसए में चाइना के कुछ लोग आ गए हैं और वो लोग इस तरह से आए हैं कि 25 साल तक उनका इंग्लिश कम्युनिटी से कोई इंटरेक्शन नहीं था। इंग्लिश में 25 साल तक उन्होंने कोई बातचीत या इंटरेक्शन नहीं की थी। 25 साल बाद वो पहली दफ़ा आए हैं यूएसए, तो वहाँ पे जो यूएसए में जो लोग चाइनीज़ से मिलते हैं उनको पता लगता है कि चाइना वाले लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा नहीं था कि सबको ही इंग्लिश या फिर सबकी ही कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, बल्कि वहाँ पे कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी चाइनीज़ लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, हु आर गुड एट इंग्लिश। ये एग्जांपल है, ठीक है, ये सच में ऐसा नहीं हुआ है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो फिर ये कि वहाँ पे जब उन लोगों को देखा गया कि जो 25 साल तक उनकी इंट्रोडक्शन नहीं हुई लेकिन फिर भी वो बोल सकते हैं, तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि लाजमी नहीं है कि हमेशा L2 वालों के लिए इंट्रोडक्शन लाजमी हो। कुछ जो है ना अपनी इंटेलिजेंस से भी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, लेकिन L1 के लिए इंट्रोडक्शन लाजमी है, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है उसमें अगर हमारे घर वाले हमसे बचपन में बात ना करते तो हमें वो लैंग्वेज नहीं आती। L1 के लिए इंट्रोडक्शन लाजमी है, लेकिन L2 के लिए हमेशा लाजमी नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। क्योंकि इंटरेक्शनल मॉडिफिकेशन मेड बाय L1 to L2 लिसनर्स इज़ मोर सिग्निफिकेंट हेल्प, यानी कि जब L1 और L2 वालों के दरमियान इंटरेक्शन होता है, यानी कि जब इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके दरमियान और बाकी जो L2 हैं, ऐसे लोग जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उनके दरमियान जब इंटरेक्शन होती है तो वहाँ पे जो है मॉडिफिकेशंस आती हैं, और ये जो मॉडिफिकेशंस आती हैं वो लिसनर के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को ईजी बनाते हैं, टॉपिकलाइजेशन करते हैं और ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। रेपिटेशन बाय नेटिव्स, ठीक है, नेटिव्स क्या करते हैं कि अपनी बात को रिपीट करते हैं जब वो नॉन नेटिव से बात करें। इट मेक्स इट ईजियर फॉर नॉन नेटिव्स टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट प्रॉब्लम, ठीक है। जब नेटिव्स अपनी बात में रिपीटेशन करते हैं तो नॉन नेटिव्स के लिए दो तरह से फ़ायदा होता है। एक ये कि उनको आसानी से समझ आता है, और दूसरा ये कि अगर उन्होंने पहली दफ़ा सुनने में गलती की है तो वो जब दूसरी दफ़ा सुनते हैं तो अपनी गलती को ठीक करते हैं। तो इन दो तरीक़ों से रिपीटेशन जो है वो नॉन नेटिव्स के लिए हेल्पफुल है। पैराफ्रेजिंग भी हेल्पफुल है।
पैराफ्रेजिंग से जो है ना नॉन नेटिव स्पीकर्स की वोकेबलरी स्टोर में इंक्रीमेंट आ जाती है। इसके अलावा एक्सपेंशन और इलेबोरेशन जब नॉन नेटिव स्पीकर्स करते हैं टू नॉन नेटिव स्पीकर्स, तो वहाँ पर जो है इस एक्सपेंशन और इलेबोरेशन ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स मॉडल्स ऑफ कंटेक्चुअली रिलेटेड अटरेंसेस दैट एक्सीड नॉन नेटिव एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइक, यानी कि जब वो एक्सपेंशन और एलिब्रेशन करते हैं तो जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी आती है कि उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि वो किस तरह बात करेंगे तो वो नेटिव स्पीकर्स की तरह लगें, या फिर उनकी लैंग्वेज जो है वो नेटिव स्पीकर्स की तरह हो। तो उसको ये बात समझ आ जाती है बाय एक्सपेंशन एंड एलिब्रेशन ऑफ नेटिव स्पीकर्स। तो फिर ये कि रेपिटेशन, पैराफ्रेजिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हैं वो ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? नेटिव स्पीकर्स और नॉन नेटिव स्पीकर्स के दरमियान जब कम्युनिकेशन होती है तो वहाँ पर जो है ना उस चीज़ को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्या चीज़ें? रेपिटेशन, पैराफ्रेजिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फीडबैक का भी बहुत अहम किरदार है लैंग्वेज लर्निंग में, क्योंकि फीडबैक जो है इट कैन इन्हांस SLA, ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को इन्हांस करता है, इसको जो है ना पॉलिश अप करता है। वी कैन से फीडबैक फ्रॉम नेटिव स्पीकर्स विच मेक नॉन नेटिव स्पीकर्स अवेयर ऑफ देयर लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ मॉडल ऑफ करेक्टनेस, यानी कि हम जो है ना इंग्लिश के नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, ठीक है, जब हम अपनी लैंग्वेज की फ़ीडबैक किसी नेटिव स्पीकर से लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसके फीडबैक के ज़रिए हमें पता चलता है कि करेक्टनेस क्या है, ठीक है, हमने अपनी लैंग्वेज के अंदर करेक्टनेस कैसे लानी है, हमने अपनी लैंग्वेज को ठीक कैसे करना है, ये हमें नेटिव स्पीकर्स के फीडबैक से पता लगती है। करेक्टिव फीडबैक इज़ कॉमन इन L2 बट नॉट इन L1, यानी कि करेक्टिव फीडबैक ऐसा फीडबैक जो कि हम किसी की लैंग्वेज को ठीक कराने के लिए देते हैं, तो ये फीडबैक जो है वो L2 में कॉमन है लेकिन L1 में कॉमन नहीं है। आप देख लें कि आपकी जो L1 है, आपकी जो मदर टंग है, आप जो है ना अपनी मदर टंग बोल रहे थे, बचपन में कोई गलती हो गई तो आपके घर वालों ने आके ये नहीं कहा कि तुम्हारी लैंग्वेज गलत है, प्लीज़ इसको ठीक करो वरना लैंग्वेज गलत हो जाएगी, ऐसे नहीं, क्योंकि करेक्टिव फीडबैक जो है वो L1 में इतना नेसेसरी नहीं है जितना L2 में है। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में हम कोई गलती करते हैं, सभी लोग आके बताते हैं कि तुमने ये गलत बोला था, तुमने ये गलत बोला था, क्योंकि L2 के अंदर जो है करेक्टिव फीडबैक होना लाजमी है। नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए फ़ीडबैक लाजमी है। और जो नेगेटिव फीडबैक है इसके अंदर दो तरह से हमारा नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, एक डायरेक्ट करेक्शन के ज़रिए और एक इनडायरेक्ट करेक्शन के ज़रिए। डायरेक्ट करेक्शन में ये होता है कि सपोज़ मैंने कोई गलती की, ठीक है, बोलते हुए, तो सामने मैं जिसके साथ बोल रही हूँ, मैं जिस नेटिव स्पीकर के साथ बोल रही हूँ, वो मुझसे कहती है कि दैट इज़ द रॉन्ग वर्ड, फ़ौरन से ऐसे नेगेटिवली और डायरेक्ट तरीके से वो कहती है कि तुमने गलत बोला है। तो ये जो है ना डायरेक्ट करेक्टनेस है, ठीक है, डायरेक्टली वो मेरी गलती को ठीक करती है या करता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट करेक्शन होती है तो उसमें होता है कि सपोज़ मैं कहती हूँ आई कांट असिस्ट क्लास, हालांकि मैंने कहना था आई कांट अटेंड क्लास, अटेंड की जगह मैंने असिस्ट बोला, तो मैं जिससे बात कर रही हूँ उसको पता लग गया कि इसने जो है ना अटेंड की जगह असिस्ट बोला, इसने गलती की है, तो वो इनडायरेक्ट करेक्शन में ये करेगा या करेगी कि यू कांट व्हाट, आई कांट असिस्ट क्लास, मैंने कहा तो सामने वाली कहती है यू कांट व्हाट, तो यहाँ पे जो व्हाट है ये जो है ना मेरी गलती पे एम्फेसाइज करता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना इनडायरेक्ट करेक्शन के ज़रिए भी स्पीकर को इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसने कोई गलती की है, तो फिर वो जो है ना दोबारा से उस सेंटेंस को रिपीट करता है और अपनी गलती को ठीक करता है। तो ये थी डायरेक्ट करेक्शन और इनडायरेक्ट करेक्शन। एंड वन मोर थिंग, इंटेक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, ठीक है, हमें जो है ना वो तो मिल रहा है, ठीक है, जो हमें इनपुट है वो तो मिल रहा है, लेकिन इट्स इंटेक्ट कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, मतलब उसको हम जो है ना कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के लिए अपने माइंड के अंदर उसकी इंटेक्ट कैसे करते हैं, अपने माइंड में उसको जगह कैसे देते हैं। इनपुट हेल्प्स व्हेन इट इज़ लेट इन टू माइंड फॉर प्रोसेस। इनपुट जो है ना तभी हेल्पफुल होता है जब हम उसको अपने जहन में बिठाते हैं ताकि हमारा जहन उस चीज़ को प्रोसेस करे। अगर हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं तो वो इनपुट हमारे लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होता है। वही इनपुट हेल्पफुल होता है जो हमारे एक कान से जाने के बाद दूसरे कान से नहीं निकलता बल्कि दिमाग में जाता है ताकि वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग हो। इट बिकम्स इनटेक, ठीक है, जब हम उसको अपने दिमाग में बिठाते हैं तो वो हमारा इनटेक हो जाता है और फिर उसकी वहाँ पे कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है जिसके ज़रिए हमें वो इनपुट सही तरह से समझ आ जाता है। इंटरेक्शन हाइपोथेसिस जो है वो एक हाइपोथेसिस है जो कि ये क्लेम करती है कि मॉडिफिकेशंस दैट टेक प्लेस इन सोशल इंटरेक्शन फैसिलिटेट SLA बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि सोशल इंटरेक्शन के टाइम जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो सारी मॉडिफिकेशन जो मैं बताती आई हूँ कब से, तो ये सारी जो मॉडिफिकेशंस है दे फैसिलिटेट SLA। ये हाइपोथेसिस कहती है कि ये हमारी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए फैसिलिटेटिव थिंग है, एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि दे कंट्रीब्यूट टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि इन वेरिएशंस और इन मॉडिफिकेशंस के ज़रिए हमें जो इनपुट मिलता है वो उसके प्रोसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मॉडिफिकेशन जो है वो हमारी SLA के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो है ना कैम्ब्रिज बुक का जो चैप्टर 5 था उसका होता है एंड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और एक बात कि इसको मैं SLA वाले प्लेलिस्ट में ऐड करूँगी और
ये जितने भी पेजेस थे इनके जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक से, कि जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या दे रही हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाएं और इन नोट्स को डाउनलोड करें ताकि आप ऑफलाइन भी और अच्छी तरह से इनको रीड कर सकें। तो दैट्स ऑल अबाउट सोशल कंटेक्स्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, दैट्स इट। और फिर से वही बात जो हमेशा कहनी पड़ती है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अल्लाह हाफ़िज़।